यूनिक स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों सीईटी का एग्ज़ाम अब आप लोगों का होने वाला है। वो लॉकडाउन कभी भी खुल जाए उसके बाद आप लोगों का वो एग्ज़ाम हो जाएगा। ये क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्लियर करोगे तभी आप लोग दूसरे एग्ज़ाम को दे पाओगे हरियाणा के। इसको पहले क्लियर करो, उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम में आप बैठ पाओगे। इसी वजह से बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक हरियाणा जीके की सीरीज लेके चल रहा हूँ आज से। इस क्लास में आप लोगों को बेनिफिट क्या रहेगा, इस क्लास को कराने का तरीका क्या रहेगा, वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जैसा कि आप यूट्यूब पे पढ़ते हो बच्चों, किसी भी टीचर से वाइट बोर्ड का आप यूज़ करते हो। टीचर पढ़ाता तो वही बातें हैं जो प्रत्येक टीचर पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन वहाँ पे 1 घंटे की क्लास में आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उसमें आप लोगों को लिखना पड़ता है, वो एक अलग मैट बात हो गई। और उसके बाद उसमें बातचीत ज़्यादा जब चलती है, वो एक अलग बात हो गई। इस क्लास में हम केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें करेंगे बच्चों, बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे केवल। जो सीरियस बच्चा है वो इस वीडियो को ज़रूर अपना फॉलो करें डेली से। सुनो अब ध्यान से। इसमें मैं आप लोगों को मेरी क्लास नोट्स कराऊंगा बच्चों। क्लास नोट्स जो होंगे बच्चों, वो मैं आप लोगों को इसमें अवेलेबल कराऊंगा। उसमें आप लोगों को फिर ना तो लिखने की ज़रूरत होगी और उसको एक्सप्लेनेशन करना वो मेरा काम है कि मैं आप लोगों के लिए किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसकी। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक बार पूरी ज़रूर देखें और फिर आप निर्णय लें कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो भैया, जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बनता है। 30 दिसंबर 1803 को मराठा सेनापति दौलतराव सिंधिया ने हरियाणा को सूरजीय जनगांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 को हुआ था बच्चों। अब ये 1803 में जो सूरजीय जनगांव की संधि हुई थी, ये हुई क्यों थी, पहले तो ये बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मराठों के साथ अंग्रेजों का पहला जो युद्ध हुआ था 1775 से लेके 1782 तक चला था, जिसको आंग्ल मराठा युद्ध बोला गया था पहला। लेकिन इस युद्ध में मराठी जबरदस्त तरीके से हैवी रहे थे अंग्रेजों के ऊपर। ठीक है, दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1803 से लेके 1806। ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इससे थोड़ा सा पहले अगर मैं जाऊं तो हरियाणा 1756 से लेके 1757 के टाइम पे हरियाणा मराठों के अधीन था। इसका मतलब 1803 से पहले हरियाणा मराठों के अधीन था। लेकिन दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसमें मराठों की एक प्रकार से शक्ति कम हो गई थी, मतलब हार हो गई थी उनकी एक प्रकार से। उन्होंने 1798 में सहायक संधि करनी पड़ी थी अंग्रेजों के साथ। और हरियाणा के स्तर पर उनके लिए एक सूरजीय जनगांव की संधि हुई थी, सूरजीय जनगांव की संधि। तो सूरजीय जनगांव की संधि किस किस के बीच में हुई थी, तो अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में हुई थी। और इस संधि के तहत हरियाणा जो अब तक मराठों के अधीन था, उसको किसको दे दिया, हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसलिए हरियाणा कंप्लीट रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब रहा, 1809 से लेकर 1810 के टाइम पे हरियाणा कंप्लीट रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा। और 1756-57 के टाइम पे किसके अधीन था बच्चों, मराठों के अधीन था पूर्ण रूप से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति होती है। आप लोगों को पता है यूपी के मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। और 1857 से पहले हरियाणा जो था वो यूपी का पार्ट होता था हरियाणा। ठीक है, लेकिन जो 1857 की क्रांति का जो मेन गढ़ था वो मेरठ था, उत्तर प्रदेश था। और अंग्रेजों का साथ जो दिया था बच्चों, वो पंजाब की कुछ रियासतों ने दिया था, जिसमें एक रियासत थी नाभा, एक पटियाला और एक जींद। जींद, नाभा और पटियाला रियासतें जो थी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जो पंजाब की रियासतें होती थी एक प्रकार से। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम हरियाणा को यूपी से अलग करके पंजाब में मिला दें, क्योंकि वो तो हमारा गढ़ है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए हरियाणा को उठाया, यूपी से अलग किया और पंजाब में शामिल कर दिया। 1858 से लेकर 1966 तक फिर हरियाणा किसका हिस्सा रहा बच्चों, पंजाब का हिस्सा रहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बता दिया है हरियाणा मराठों के अधीन कब रहा, 1756 से 57। उसके बाद 1925 की बात करता हूँ, 1925 पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके अब दिल्ली में मिलाने की बात कही।
ये जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन था बच्चों, ये मुस्लिम लीग का सदस्य था, मुस्लिम लीग जिसका गठन 1906 में हुआ था। दिल्ली में एक कमेटी थी मुस्लिम लीग की, मतलब एक सभा आयोजित हो रही थी। उस सभा में, दिल्ली में जो सभा आयोजित हो रही थी, उस सभा में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही। और 1928 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने भी इस बात को दोहराया कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कहा कि ना तो इनकी भाषा मिलती, ना इनका रहन सहन मिलता, इनको उठाओ और दिल्ली में शामिल कर दो। अब 1946 में इस बात को, दीनबंधु गुप्त की बात को का खुला समर्थन कर दिया। किसने बच्चों? इसका खुला समर्थन कर दिया डॉक्टर सीतारामैया ने। ये डॉक्टर सीतारामैया बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, ये थोड़ा सा आगे आप वीडियो को पढ़ोगे तब बताऊंगा इसके बारे में मैं आप लोगों को। अब देखो भैया, अब भारत आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद होता है, तो अब सेंटर लेवल पे कुछ घटना घटित होती है। वो क्या होती है समझो एक बार ध्यान से। 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था धर आयोग। धर आयोग का गठन 1948 में किया गया। इसका गठन इसलिए किया गया कि इसको कहा गया कि आप चेक करके बताओ कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, जो बचे हुए राज्य हैं जितने भी हैं उनका गठन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या क्षेत्रीय आधार पर किया जाए उनका गठन। तो इस धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भैया राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता, केवल क्षेत्रीय आधार पर किया जा सकता है। फिर कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था उस समय, सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने भी अपनी एक पर्सनल पार्टी बनाई जिसका नाम था जेवीपी समिति। इसमें जवाहरलाल नेहरू था, वल्लभ भाई पटेल था, पट्टाभी सीतारामैया था। इन तीनों व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई और उसको कहा कि आप चेक करके बताओ कि धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो ठीक है या गलत है। तो इसने भी धर आयोग की रिपोर्ट को सही बता दिया, बिल्कुल ठीक है। इसलिए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न करके क्षेत्रीय आधार पर किया गया। जब रिपोर्ट इस तरीके की रिपोर्ट आई तो 1948 में 1948 में सबसे पहले सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग सिख सूबे की मांग कर ली अपने पत्र अजीत के अंदर। और पंजाब के अंदर उस समय एक पार्टी होती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और उसने इसका ज़बरदस्त तरीके से मजाक उड़ाया कि सिख नहीं, सिख की बजाय यहाँ पे पंजाबी सूबे की मांग करो। इसलिए पंजाबी सूबे की मांग उठना स्टार्ट हो गई। अब हरियाणा वालों को भी मतलब मौका मिल गया और पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में ही 1948 में ही अलग हरियाणा की मांग भी जोरों शोरों से उठने लग गई। इसीलिए 1 अक्टूबर 1949 में एक फॉर्मूला लाया गया जिसका नाम था सच्चर फॉर्मूला। और उस सच्चर फॉर्मूले के तहत पूरे के पूरे पंजाब को क्षेत्रीय आधार पर 2 भागों में बांट दिया। एक था पंजाबी क्षेत्र, एक था हिंदी क्षेत्र। क्योंकि भाषा के आधार पर तो राज्यों का गठन हो ही नहीं रहा था, क्षेत्रीय आधार पर हो रहा था। 2 भागों में बांट दिया। पंजाबी क्षेत्र की मुख्य भाषा पंजाबी, हिंदी क्षेत्र की मुख्य भाषा हिंदी हो गई। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हिंदी क्षेत्रीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय। कौन थे बच्चों? बलवंत राय। और यहीं पे एक क्वेश्चन और आ जाता है बच्चों, 1947 जब भारत आजाद हुआ था उस समय पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था? 1947 के समय पंजाब का जो मुख्यमंत्री था उसका नाम था प्रताप सिंह कैरू। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं भैया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो भैया, अब थोड़ा सा सेंटर लेवल पे फिर आता हूं मैं। आपको पता है धर समिति बना दी थी, क्षेत्रीय आधार पर कह दिया था, जेवीपी ने भी खूब अल्लाह समर्थन कर दिया था। अब आंध्र प्रदेश से, मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की भाषा के आधार पर मांग उठने लग गई। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोटी श्री रामल्लू नाम का व्यक्ति अनशन पर बैठ गया और 56 दिन के अनशन के बाद उसकी डेथ हो गई। और जैसे ही डेथ हुई तो सरकार तुरंत हरकत में आ गई और उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। मद्रास से अलग करके एक आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। अब इसका मतलब है क्षेत्रीय आधार वाला जो फार्मूला था वो एक प्रकार से असफल होता दिखाई दे रहा था। ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। अब दूसरे राज्य भी मांग उठाना
तो लाजमी है, उठाएंगे। इसीलिए फिर 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन इसलिए किया गया, इसको कहा गया कि आप चेक करके बताओ कि किस किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। फजल अली आयोग का गठन किया, और इस फजल अली आयोग में 3 व्यक्ति थे। खुद तो फजल अली था, दूसरा था एक हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और एक तीसरा व्यक्ति था के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर। ये 3 व्यक्ति थे फजल अली आयोग में। और इसको क्या कहा गया कि आप चेक करके बताओ कि किस किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। 1955 की बात है, 1955 की बात है। ये पंजाब रोहतक में आया हुआ था फजल अली। अब जब रोहतक में आया था तो इसके बड़े बड़े नेता, जो हरियाणा के बड़े बड़े नेता है, वो इनसे मिले और अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन करवाना है, अलग हरियाणा का। तब फजल अली आयोग ने कहा ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी शामिल कर लेंगे। लेकिन जब 1956 में 1956 में जब मतलब राज्य पुनर्गठन आदि इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, मतलब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1956 में। और इस रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात कही भाषा के आधार पर। लेकिन हरियाणा का तो नाम इसमें था ही नहीं, बिल्कुल भी नाम नहीं था हरियाणा का। इसका मतलब हरियाणा को फिर भाषा के आधार पर न करके फिर वही क्षेत्रीय फार्मूला फिर लागू रहा हरियाणा के अंदर। ठीक है, यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई हो गई। अब देखो एक बार पॉइंट समझता हूं यहाँ पे। 1947 से लेकर 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से में रहा, 47 से 56 तक पंजाब के जिस हिस्से में रहा उसे पेप्सू कहा गया, जिसकी राजधानी क्या थी? शिमला। 1956 में क्या गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात इसके अंदर कही थी बच्चों। उसके बाद हरियाणा के अंदर तो फिर मैंने आपको बता दिया, वो फार्मूला, क्षेत्रीय फार्मूला लागू रहा। लेकिन 1957 में प्रताप सिंह कैरू की सरकार में, प्रताप सिंह कैरू सीएम थे पंजाब के, उस समय क्षेत्रीय फार्मूला असफल होता दिखाई दे रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता बच्चों? उसके बाद 18 दिसंबर 1960 को संत फतेह सिंह का अनशन स्टार्ट हो गया। तो उसने सोचा कि जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर पोटी श्री रामल्लू नाम का व्यक्ति अनशन पर बैठकर उन्होंने आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर करवा लिया था, तो क्यों ना हम भी करवा सकते हैं। और ये जो व्यक्ति था संत फतेह सिंह, ये शिरोमणि अकाली दल का नेता था, अकाली दल का नेता था ये बच्चों। और इन्होंने अपना अनशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन बच्चों क्या हुआ? 9 जनवरी 1961 को, 9 जनवरी 1961 को नेहरू ने इनका अनशन को क्या करवाया बच्चों कि पंजाबी सूबे के गठन पर मदद करेंगे, ये बात कह दी 9 जनवरी 1961 को, और इन्होंने अनशन तोड़ दिया। लेकिन ये बात केवल अनशन तुड़वाने के लिए बोली गई, ये दोबारा फिर इसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट हुआ नहीं। इसलिए 16 अगस्त 1965 को ये दोबारा अनशन पे बैठ गया, 65 को। लेकिन 15 दिन में इसने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर आत्मदाह कर लूँगा, मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और युद्ध हो गया, इसी वजह से इसने देश हित के लिए ये अनशन को छोड़ दिया एक टाइम पे, और फिर मतलब ये छोड़ दिया। लेकिन ये युद्ध समाप्त हो गया, फिर दोबारा इन्होंने मतलब पंजाबी सूबे के लिए मांग उठानी स्टार्ट कर दी। लेकिन अब की बार अल्टीमेटम दे दिया कि अगर अब की बार सरकार नहीं मानती है तो वो मतलब ये कंडीशन ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। लेकिन अब की बार जनता का भी साथ बहुत ज़्यादा मिला इनको, किसको बच्चों? शिरोमणि दल के नेता मास्टर संत फतेह सिंह को। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये कुछ तारीखें हैं बच्चों। संत फतेह सिंह के अनशन के कारण अब सरकार भी हरकत में आ गई कि कभी पोटी श्री रामल्लू की तरह यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसीलिए उस समय किस समय बच्चों? 23 सितंबर 1965 की बात करता हूँ मैं। 23 सितंबर 1965 एक डेट याद रखना। उसके बाद सितंबर के बाद 23 अप्रैल 1966, और फिर 31 मई 1966, और फिर 18 सितंबर 1966, और फिर 1 नवंबर 1966। ये तारीखें इंपॉर्टेंट है, समझना बच्चों ध्यान से। अब देखो भैया, अब सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 संविधान के अंदर क्या कहता है कि किसी नए राज्य का निर्माण करना है, या किसी एक राज्य में से कोई दूसरा राज्य अलग करना है, किसी नाम में परिवर्तन करना है,
तो इनको करने का अधिकार होता है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। इसका मतलब अगर पंजाब से अलग हरियाणा राज्य बनाना है तो उसको बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होगा। इसीलिए उस समय लोकसभा का जो अध्यक्ष होता था वो होता था सरदार हुकम सिंह। तो सरदार हुकम सिंह की मतलब अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जो बनाई गई 23 सितंबर 1965 को। और इस कमेटी को बोला गया कि आप चेक करके बताओ भैया कि ये बात ठीक है या गलत है कि पंजाब राज्य का गठन किया जाए, भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। अब सरदार हुकम सिंह की सिफारिशों पर फिर एक आयोग बनाया गया, जो था 23 अप्रैल 1966 को बनाया, जिसका नाम था शाह आयोग। और शाह जो थे वो उस समय न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जेसी शाह जिसका नाम था। अब शाह आयोग जो बनाया गया ना, इसमें 3 व्यक्ति थे। एक का नाम था जेसी शाह जो सभापति थे, एक का था श्री एस दत्त और तीसरे का था श्री एम फिलिप। ये 3 व्यक्ति थे। शाह आयोग को कहा कि आप चेक करके बताओ कि भैया पंजाब का गठन भाषा के आधार पर किया जाए या नहीं किया जाए, पंजाब से अलग हरियाणा राज्य का गठन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 31 मई 1966 को। और जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने कहा बिल्कुल किया जाए। इसीलिए इनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर एक पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जो पारित किया गया 18 सितंबर 1966 को। और फिर 1 नवंबर 1966 को अलग हरियाणा राज्य बना दिया गया। अब इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी। 23 सितंबर है। 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग बनाया। जेसी शाह अध्यक्ष थे, श्री एस दत्त दूसरे व्यक्ति थे, श्री एम एल फिलिप तीसरे व्यक्ति थे। 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया। और 1 नवंबर 1966 को कौन सा अधिनियम, 18वां संशोधन अधिनियम लाया गया और हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया। और हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना बच्चों? 17वें नंबर का राज्य हरियाणा बन गया। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हरियाणा 17वें राज्य का था। तो 16वें नंबर का राज्य पूछ लिया जाए तो कौन था? नागालैंड। 16वें नंबर का राज्य नागालैंड था। और 18वें नंबर का राज्य पूछ लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश बना था बच्चों। 16, 17, 18 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद करने जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को कवर कराने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में जरूर हमें इन्फॉर्म करें। धन्यवाद।